नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज के वीडियो में हम पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम उनका कंप्लीट जो बिजनेस मॉडल है इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके अलावा क्या क्या अलग अलग सेगमेंट से उनके रेवेन्यूज आते हैं इसके बारे में देखेंगे और बाद में हम उनके फाइनेंशियल्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये चैनल पे काफी डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी एक्टिव हूँ, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। तो पीआई इंडस्ट्री का जो बिजनेस है वो आप देखोगे तो वो एग्रोकेमिकल ये इंडस्ट्री में आ जाता है। एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में अलग अलग जो आप देखोगे तो सेगमेंट आ जाते हैं, जैसे कि हर्बिसाइड आ जाता है, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, ऐसे अलग अलग सेगमेंट है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया में क्या स्प्लिट है एग्रोकेमिकल्स का या इंसेक्टिसाइड्स का। तो जिसमें आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इंसेक्टिसाइड से आता है जो 53% का है। 24% का जो कंट्रीब्यूशन है वो हर्बिसाइड से आता है। इसके अलावा 19% फंजीसाइड्स और इसके अलावा जो 4% रिमेनिंग है वो अदर सेगमेंट से आता है। इसके बाद आप पर कैपिटा जो कंजम्पशन है टोटल पेस्टिसाइड्स का वो इंडिया में देखोगे और कंपेयर करोगे बाकी की जो कंट्रीज है, तो यहाँ पर इंडिया का जो कंजम्पशन है वो सिर्फ 0.6 जो केजी है वो पर हेक्टर है। तो ये आप कंपेयर करोगे, जैसे कि चाइना में वो 13 है, जापान में 12 है, यूएसए में 7, फ्रांस में 5 और यूके में भी लगभग 5 केजी पर हेक्टर। यानी उसके कंपैरिजन में इंडिया का जो कंजम्पशन है वो काफी कम है और इसीलिए आप देखोगे तो ग्रोथ जो हो सकता है इंडिया में वो काफी ज्यादा है। और इंडिया में जो अंडर कल्टीवेशन लैंड है वो भी आप देखोगे तो काफी ज्यादा है। अभी हम स्पेसिफिकली पीआई इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनका जो बिजनेस है वो कैसे शुरू हुआ था, उसमें क्या क्या अलग अलग डेवलपमेंट्स हुआ और आगे जाके ये जो बिजनेस है उन्होंने कैसे चेंज किया और फिलहाल में कौन कौन से सेगमेंट से उनके रेवेन्यूज आ रहे हैं, उन्होंने कितना कैपेक्स किया है, इनकी मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप देखोगे तो ये जो पीआई इंडस्ट्री है वो 1946 में शुरू हुआ था, जब भी उसका नाम जो है वो मेवार ऑयल एंड जनरल मिल्स था। 1960 में उन्होंने एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशन और मार्केटिंग की शुरुआत की और 1989 में ये जो कंपनी है उसका नाम चेंज हो गया। नया जो नाम था वो पेस्टिसाइड इंडिया लिमिटेड करके उन्होंने रखा था। 1993 में ये जो कंपनी है वो बीएसई में लिस्टेड हुई और बाद में 96 में उन्होंने सीएसएम जो बिजनेस सेगमेंट है उसकी शुरुआत की। सीएसएम यानी कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग। ये जो बिजनेस सेगमेंट है इसके बारे में हम काफी आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं। और ये जो बिजनेस सेगमेंट है वो आप देखो तो काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस सेगमेंट है। कंप्लीट बिजनेस में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो यही सेगमेंट से आती है। तो इसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे। इसके बाद में 2010 में आप देखोगे तो उन्होंने जो पॉलीमर कंपाउंडिंग का सेगमेंट था उसमें डाइवेस्टमेंट किया, यानी ये जो सेगमेंट था वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, इसीलिए उसको बंद कर दिया। 2011 में उन्होंने एनएसई में लिस्टिंग किया और बाद में 2012 में आप देखोगे तो उन्होंने नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो जंबूसर गुजरात में है इसमें शुरुआत की। पनोली में उनके पहले कुछ प्लांट्स थे, उन्होंने नया जगह लेके आप देखोगे तो जंबूसर में अलग अलग जो प्लांट्स है उसकी शुरुआत की मैन्युफैक्चरिंग की इनके प्लांट्स से और बाद में आगे जाके मल्टीपर्पज कुछ प्लांट भी उन्होंने जंबूसर में लगाए। 2015 में आप देखोगे तो उन्होंने नए फॉर्मुलेशन साइट की शुरुआत की पनोली में। 2016 में उन्होंने बेसिकली जॉइंट वेंचर किया मित्सुई केमिकल, ये एक जापानीज कंपनी है, उसके साथ। और इसके अलावा 2 एमपीपी यानी मल्टी प्रोडक्ट के जो प्लांट्स है उसकी भी शुरुआत की जंबूसर गुजरात में। 2017 में उन्होंने और एक जॉइंट वेंचर किया कुमाई केमिकल से और 2018 में उनका जो नॉमिनी गोल्ड ये जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली एक हर्बिसाइड है राइस के लिए, उसके लिए उन्होंने सक्सेसफुल 10 इयर्स कंप्लीट किए। और आप देखोगे तो ये उनका वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। कंप्लीट उनका जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है जिसमें आप देखो तो ये सिंगल प्रोडक्ट लगभग 35 to 40% का कंट्रीब्यूशन करता है। इसके बाद में 2019 में उन्होंने और एक जो एमपीपी है यानी मल्टी प्रोडक्ट का जो प्लांट है उसकी शुरुआत की। और रिसेंटली 2020 में उन्होंने इस एग्रो करके ये जो कंपनी है उसका एक्विजिशन किया था। लगभग 450 करोड़ का ये एक्विजिशन था। इसके जो डिटेल्स हम कैपेक्स जब स्टडी करेंगे तभी देखेंगे। और इसके अलावा आप देखोगे तो उन्होंने क्यूआईपी किया था यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और इसका जो अमाउंट था वो 2000 करोड़ का था। इसके अलावा उन्होंने फार्मा का जो सेगमेंट है इसमें भी एंट्री किया। इसका मतलब पहले आप देखोगे तो उन्होंने जब भी कंपनी की शुरुआत की थी तभी उनका जो मेजर फोकस था या सबसे ज्यादा जो रेवेन्यूज आते थे वो एग्रोकेमिकल के सेगमेंट से आते थे।
इसमें आप देखो तो वो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, इनोवेटर जो है ग्लोबली, जिसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे। तो रिसेंटली उन्होंने फार्मा ये जो वर्टिकल है उसकी शुरुआत की है। ये वर्टिकल से फिलहाल में बहुत ज्यादा रेवेन्यूज नहीं आ रहा है, पर जो आगे जाके प्रॉफिट्स हो गए या जो रेवेन्यूज का बेसिकली जो एस्टिमेट किया जा रहा है कंपेयर टू एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, वो काफी ज्यादा होगा। एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में आप देखो तो जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेसिफिकली जो अपॉर्चुनिटी साइज है वो लगभग $5 बिलियन की है। और यदि आप यही फार्मा इंडस्ट्री में देखोगे तो जो अपॉर्चुनिटी साइज है वो लगभग 40 to 42 बिलियन डॉलर इतनी है। यानी जो अपॉर्चुनिटी साइज है आप फार्मा इंडस्ट्री के देखोगे तो वो 7 to 8 टाइम्स है कंपेयर टू एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री। यानी अपॉर्चुनिटी साइज फ्यूचर में काफी ज्यादा है। और इसीलिए पीआई इंडस्ट्री की जो मैनेजमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि आगे जाके जो फार्मा इंडस्ट्री के लिए जो मॉलिक्यूल्स लगेंगे इसके लिए भी वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो ये हमें आगे जाके देखना होगा कि एक्चुअल में ये जो मॉलिक्यूल्स लगते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, क्या वो अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चर कर पाते हैं या नहीं, सारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्या फॉलो करते हैं या नहीं। क्योंकि एक्चुअली जो मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस है वो अब तक एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री के लिए रिलेटेड है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए उनको अब तक ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। पर एक्चुअल में ये जो आप देख रहे हो कि फिलहाल में उन्होंने फार्मास्यूटिकल जो सेगमेंट है उसकी शुरुआत की है, इसके लिए मैनेजमेंट ने काफी पहले से जो काम है वो शुरू किया था। 2015-2016 से ही आप देखोगे तो उन्होंने ये जो इंडस्ट्री है उसके बारे में जानकारी लेना शुरू किया है। या इसके अलावा उन्होंने कुछ हायरिंग्स भी किया था। उनके टोटल आप R&D में देखोगे तो कई सारे ऐसे जो साइंटिस्ट है जो फार्मास्यूटिकल ये जो इंडस्ट्री है उससे बिलोंग करते हैं। तो मैनेजमेंट ने अपना जो होमवर्क है वो काफी अच्छी तरीके से किया है और मुझे ये एक्सपेक्टेड है कि वो उनका जो एग्जीक्यूशन होगा वो काफी स्मूथली कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने उनके एग्रोकेमिकल के बिजनेस में किया था। तो अभी हम देख लेते हैं कि पीआई इंडस्ट्री का एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो पीआई इंडस्ट्री के जो रेवेन्यूज है वो बेसिकली दो सेगमेंट से आते हैं। एक हो गया उनका डोमेस्टिक बिजनेस सेगमेंट और दूसरा हो गया उनका CSM यानी कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग, जो उनका बेसिकली एक्सपोर्ट का बिजनेस सेगमेंट है। तो उनका जो डोमेस्टिक बिजनेस सेगमेंट आप देखोगे तो वहां पे उनके अलग अलग बेसिकली 3 स्ट्रेटेजीज है जिससे उनके रेवेन्यूज आते हैं। एक हो गया को मार्केटिंग, दूसरा हो गया इन लाइसेंसिंग प्रोडक्ट्स और तीसरा आप देखोगे तो उनके जेनेरिक्स कुछ जो बेसिकली मॉलिक्यूल्स है वो इंडिया में वो बेचते हैं। और जो दूसरा बिजनेस सेगमेंट है वो आप देखो तो काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस सेगमेंट है, ये कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग, जो बेसिकली उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस सेगमेंट है। तो यहाँ पे आप देखो तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो अलग अलग ग्लोबली इनोवेटर्स होते हैं, एग्रोकेमिकल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो इन्वेंशन करते हैं, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो बेसिकली पीआई इंडस्ट्री करता है। तो ये सेगमेंट में आप देखो तो काफी जो चीजें है वो ट्रस्ट पे चलती है, क्योंकि जो इनोवेटर है वो काफी जो एक्सपेंसेस है वो अपने जो मॉलिक्यूल है वो बनाने के लिए करता है। एक मॉलिक्यूल को आप देखोगे तो बेसिकली 2000 to 3000 करोड़ का जो खर्चा है वो आता है। और उसके बाद में ये जो मॉलिक्यूल है उसकी जो डिटेल्स है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी पीआई इंडस्ट्री जैसे कि जो कंपनीज है उनके साथ शेयर किए जाते हैं। और उसके बाद में पीआई इंडस्ट्री उसके लिए जो R&D लगता है मास स्केल में प्रोड्यूस करने के लिए वो करता है, क्योंकि एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल होता है वो इतना स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं होता है और उसके बाद में उनको एक्स्ट्रा R&D करना पड़ता है ये मॉलिक्यूल को थोड़ा स्टेबल बनाने के लिए और मास लेवल पे यानी काफी हाई लेवल पे प्रोड्यूस करने के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो उनका जो एक्सपर्टाइज है वो बेसिकली प्रोसेस रिसर्च में है, प्रोसेस डेवलपमेंट में है, स्केल अप यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मॉलिक्यूल है उसको मास स्केल में प्रोड्यूस करने के लिए भी R&D लगता है जो पीआई इंडस्ट्री करती है। और एंड में जो कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए भी उनके पास एक्सपर्टीज है। इसके रिलेटेड उनके अलग अलग प्लांट्स है जिसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो पीआई इंडस्ट्रीज के अलग अलग टाइप्स है जो ग्लोबल इनोवेटर्स है, जिसके लिए बेसिकली वो अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो सिंजेंटा हो गया, BASF हो गया, डुपॉइंट, ये बेसिकली डॉ और डुपॉइंट का मर्जर हुआ था। इसके बाद में आप बेयर क्रॉप साइंस देखोगे तो बेयर का भी बेसिकली मर्जर हो गया था मॉन्सेंटो के साथ। इसके अलावा कुमाई केमिकल्स और सुमिटोमो केमिकल्स ऐसे अलग अलग उनके ग्लोबल लेवल के इनोवेटर्स हैं जिनके जो मॉलिक्यूल्स है वो पीआई इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी हम पीआई इंडस्ट्रीज के जो अलग अलग इंडिया में प्लांट्स है उसके डिटेल्स देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे उदयपुर राजस्थान में उनके R&D के लैब से किलो प्लांट, पायलट प्लांट और वर्क स्टेशन है। और पनोली गुजरात में आप देखोगे तो उनके टोटल 5 प्लांट्स है, MPP यानी मल्टी प्रोडक्ट के उनके 5 प्लांट्स है। इसके अलावा उनके टोटल 8 प्लांट जो है वो जम्बूसर गुजरात में है, ये भी बेसिकली मल्टी प्रोडक्ट के प्लांट। और इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में उनके 2 फॉर्मुलेशन की यूनिट्स है। अभी हम कंप्लीट वैल्यू चेन देखते हैं एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री का। तो पहले बेसिक केमिकल से शुरुआत होती है, उसके बाद में इंटरमीडिएट जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है और उसके बाद में आप देखोगे तो एक्टिव इंग्रेडिएंट, जैसे कि आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पता होगा कि
API यूज होता है फाइनल जो फॉर्मुलेशन है वो बनाने के लिए, API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वैसे ही एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में AI होता है यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट। और एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो आगे जाके फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट किया जाता है, जो फाइनली क्रॉप प्रोटेक्शन यानी हर्बिसाइड हो सकता है या फंगीसाइड हो सकता है, इसके अलावा अलग अलग टाइप्स के जो पेस्टिसाइड है उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो यहाँ पे PI इंडस्ट्रीज का जो एक्सपर्टाइज है वो बेसिकली जो इंटरमीडिएट्स होते हैं या इसके अलावा जो AI होते हैं यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करती है। आगे जाके ये एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो बेसिकली जो फॉर्मुलेशन की कंपनीज है यानी जो इनोवेटर कंपनीज है वो बेसिकली डेवलप करके यहाँ पे आगे जाके वो मार्केटिंग करती है। तो अभी हम उनके जो बेसिक दो सेगमेंट्स है बिजनेस के, जो डोमेस्टिक बिजनेस सेगमेंट है और जो कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस सेगमेंट है, इनके ईयर ऑन ईयर रेवेन्यूज देखेंगे और तभी आपको समझ जाएगा कि मुझे उनका जो कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस क्यों ज्यादा पसंद है कंपेयर टू उनका जो डोमेस्टिक बिजनेस सेगमेंट है। डोमेस्टिक बिजनेस सेगमेंट के बारे में हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या अलग अलग जो स्ट्रेटजीज है जो यहाँ पर PI इंडस्ट्रीज ने फॉलो की है। तो जैसे कि आप चार्ट में देखोगे तो ब्लू कलर में जो डोमेस्टिक बिजनेस सेगमेंट है उसके रेवेन्यूज मैंने यहाँ पर बताया है। तो ये जो रेवेन्यूज है उसमें आप देखोगे तो ज्यादा बहुत ग्रोथ नहीं हुआ है। 686 करोड़ के वो 2013 में थे और 2020 में लगभग वो 867 करोड़ के हुए हैं। पर एक्चुअल में जो ग्रोथ आया है वो आप देखो तो CSM बिजनेस की वजह से आया है, जो बेसिकली उनका एक्सपोर्ट का सेगमेंट है, जिसमें 2013 में उनके 635 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो ये सेगमेंट में कंट्रीब्यूट किया थे। और फिलहाल में 2020 में आप देखोगे तो वो काफी ग्रो हो गया है, 2439 करोड़ का हुआ है। तो यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस सेगमेंट है, इसमें ज्यादा सिक्लिकलिटी भी नहीं आती है। जो आप कंपेयर करोगे डोमेस्टिक बिजनेस सेगमेंट में वो काफी ज्यादा सिक्लिकल बिजनेस सेगमेंट है, जिसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि ये जो सिक्लिकलिटी का रीजन है वो क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर H1 और H2 का स्प्लिट दिया है दोनों बिजनेस सेगमेंट के लिए, CSM बिजनेस सेगमेंट और डोमेस्टिक बिजनेस सेगमेंट। तो पहले हम जो डोमेस्टिक बिजनेस सेगमेंट है उसके डिटेल्स देखते हैं फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो हर एक साल में 2016, 17, 18, 19, 20 और फिलहाल में 21 में भी आप देखोगे तो जो फर्स्ट हाफ होता है यानी इसका मतलब मार्च से लेके सितंबर तक का जो फर्स्ट हाफ है उसके जो रेवेन्यूज यदि आप सेकेंड हाफ से कंपेयर करेंगे यानी दिसंबर से मार्च तक आप देखोगे तो उनके जो रेवेन्यूज है वो थोड़े कम होते हैं कंपेयर टू फर्स्ट हाफ से। और इसके रिलेटेड आप रीजन देखोगे तो इंडिया में जो भी क्रॉप का सोइंग होता है वो आप देखो तो फर्स्ट हाफ में होता है, और जो मेजर क्रॉप्स है जैसे कि पैडी हो गया यानी राइस हो गया या इसके अलावा जो कॉटन के क्रॉप्स है वो बेसिकली जून जुलाई ये मंथ में जैसे कि बारिश जब भी आता है तभी सो किए जाते हैं। इसीलिए इंडियन जो इंडस्ट्री है वो बेसिकली H1 डोमिनेंट है, और H2 यानी सेकेंड हाफ में आप देखोगे तो वहां पर वेजिटेबल जैसे क्रॉप लिए जाते हैं, इसके अलावा व्हीट लिया जाता है। और इसीलिए ये जो इंडस्ट्री है इंडियन इंडस्ट्री बेसिकली वो H1 डोमिनेंट है। और इसके एग्जैक्टली अपोजिट आप देखोगे जो CSM का बिजनेस है यानी जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो बेसिकली H2 डोमिनेंट है। जैसे कि आप चार्ट में देखोगे तो यहाँ पर जो H2 के रेवेन्यूज है वो H1 से ज्यादा है एक्सपोर्ट के लिए। और इसका रीजन ये है कि इंडिया छोड़ के जो बाकी कंट्रीज है जिसके लिए PI इंडस्ट्री अपने जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करती है, वहां पे जो सीजन है वो थोड़ा अलग होता है, थोड़ा डिलेड होता है वहां पर मानसून। इसीलिए आप देखोगे तो उनका जो कंप्लीट बिजनेस मॉडल है वो काफी बैलेंस हो गया है, यानी H1 में उनको इंडिया से रेवेन्यूज आ रहे हैं और H2 में उनको CSM यानी कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग ये जो बिजनेस सेगमेंट से उससे रेवेन्यूज आ रहे हैं, यानी कंप्लीट उनका जो बिजनेस का पोर्टफोलियो है वो काफी स्टेबल है। अभी हम उनका जो कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग यानी जो एक्सपोर्ट का बिजनेस सेगमेंट है उसकी ऑर्डर बुक देखते हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इनोवेटर्स है, जो ग्लोबल इनोवेटर्स है, ये उनको पहले ऑर्डर दे देते हैं और उसके बाद में PI इंडस्ट्रीज ये जो ऑर्डर बुक है वो एक स्पेसिफिक स्पैन में आप देखोगे तो एग्जीक्यूट करता है। जनरली इसको 3 से 4 साल लगते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो 2014 में उनकी जो ऑर्डर बुक है और ये जो सारे नंबर्स है वो बिलियन डॉलर्स में है, वो लगभग $0.395 बिलियन की थी। 2015 में वो इंक्रीज हो गए $0.578 बिलियन हो गई। 2016-17 में आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़े ग्लोबल लेवल पे मर्जर और एक्विजिशन चल रहे थे अलग अलग जो इनोवेटर्स है, इसके वजह से जो ऑर्डर बुक है वो थोड़ी फ्लैट थी और इसका जो इम्पैक्ट है आगे जाके हम उनके रेवेन्यूज में भी देखेंगे और क्या एग्जैक्टली मर्जर और एक्विजिशन हुए थे उसके भी डिटेल्स हम आगे जाके देखेंगे। उसके बाद में आप देखो तो 2018 में उनकी ऑर्डर बुक $1 बिलियन क्रॉस हो गई, लगभग $1.1 बिलियन हो गई। 2018 में वो 1.3 हो गई और 2020 में यानी रिसेंटली उन्होंने $1.5 बिलियन की जो ऑर्डर बुक है
उसको अचीव किया है। अभी हम उनका जो डोमेस्टिक बिजनेस सेगमेंट है इसके डिटेल्स देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डोमेस्टिक बिजनेस सेगमेंट में उनके 3 अलग अलग बेसिकली स्ट्रेटेजी आ जाते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजी है वो इन लाइसेंसिंग का स्ट्रेटेजी है, जिसमें आप देखो लगभग 65% के जो डोमेस्टिक बिजनेस सेगमेंट के रेवेन्यूज है वो यही सेगमेंट से आते हैं। इसके अलावा उनके कुछ जॉइंट वेंचर्स है या वो को मार्केटिंग करते हैं, और इसके अलावा वो ब्रांडेड जेनरिक्स का जो सेगमेंट है उसमें भी प्रेजेंट है। अभी हम सारे जो डिटेल्स है डोमेस्टिक बिजनेस के वो देखते हैं कि कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में, इसके लिए स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम क्या है, ये जो अलग अलग जो केमिकल्स है या बेसिकली पेस्टिसाइड्स है उसका यूज कौन कौन से क्रॉप में होता है, और ये जो सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स है वो उन्होंने कब लॉन्च किए थे इसके डिटेल्स देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं। जैसे कि 2014 में उन्होंने मेल्सा और पीमिक्स करके प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो बेसिकली हर्बिसाइड्स है, व्हीट और राइस के जो क्रॉप्स है उसमें यूज होता है। 2015 में कीफून और बंकर उन्होंने लॉन्च किया था। कीफून ये एक इंसेक्टिसाइड्स है, बंकर ये एक हर्बिसाइड है, और इसका जो यूज है वो ओकरा कैबेज में होता है, और बंकर का व्हीट, राइस और कॉटन में होता है। 2016 में उन्होंने वाइब्रेंट लॉन्च किया था, और इसका जो यूज है वो राइस के क्रॉप में होता है। इसके बाद में बायोविटा एक प्लांट ग्रोथ का न्यूट्रिएंट है, और इसके अलग अलग क्रॉप्स में यूजेस होते हैं। पेरिडो, लिगेसी, ऐसे अलग अलग उनके कुछ पेस्टिसाइड्स है। पेरिडो आप देखोगे वो बेसिकली फंगीसाइड है जिसका यूज राइस, व्हीट, ग्राउंडनट, टी और सोयाबीन के लिए यूज होता है, और लिगेसी एक हर्बिसाइड है। 2018 में आप देखोगे तो उन्होंने कॉस्को और फैंटम ऐसे और जो कुछ प्रोडक्ट्स है उनका लॉन्च किया था, और ये सब प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट मिसिंग है जिसका नाम है नॉमिनी गोल्ड। तो नॉमिनी गोल्ड बेसिकली क्यों मिसिंग है, क्योंकि इसका जो लॉन्च है वो 2010 में हुआ था, और ये पीआई इंडस्ट्रीज का आज तक का सबसे आप देखोगे तो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है जो उनके रेवेन्यू का टोटल 30 to 35% का कंट्रीब्यूशन कर रहा था। आप यहाँ पर पीआई इंडस्ट्रीज के जो मेजर डोमेस्टिक मार्केट में 5 प्रोडक्ट्स है उसके डिटेल्स देख सकते हो। जैसे कि नॉमिनी गोल्ड ये एक हर्बिसाइड है, राइस के लिए यूज होता है, उसका टेक्निकल नेम भी आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद में ओशिन ये उनका सेकंड की प्रोडक्ट है इंडिया में, जो एक इंसेक्टिसाइड है जिसका यूज पैडी और कॉटन में होता है। वाइब्रेंट का यूज राइस में होता है जो एक इंसेक्टिसाइड है। बायोविटा के अलग अलग प्लांट में यूजेस है जो एक बेसिकली प्लांट न्यूट्रिएंट है उनके ग्रोथ के लिए। और कैरिना करके उनका और एक प्रोडक्ट है जिसका यूज आप देखोगे तो वो कॉटन और टी में होता है, और ये एक इंसेक्टिसाइड है। इसके बाद में आप प्रोडक्ट की कैटेगरीज देख सकते हो, यानी इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगीसाइड, इसमें क्या क्या अलग अलग उनके ब्रांड्स इंडिया में प्रेजेंट है। कंप्लीट पोर्टफोलियो की जो डिटेल्स है मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर की है, तो आप वीडियो पॉज करके सारे जो डिटेल्स है इसके देख सकते हो। यदि आपको और खुद से कुछ रिसर्च करना होगा तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स है जिससे आपको हेल्प हो जाएगा। अभी हम पीआई इंडस्ट्रीज ने जो अलग अलग जॉइंट वेंचर्स किए हैं इंडिया में उनके प्रोडक्ट सेल करने के लिए, उसके डिटेल्स देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो बीएसएफ हो गया, कुमाई केमिकल्स हो गया, इसके अलावा एमसीएजी यानी मित्सुई केमिकल्स, ऐसे अलग अलग जो ग्लोबल केमिकल कंपनीज है, एग्रोकेमिकल कंपनीज, उनके साथ पीआई इंडस्ट्रीज ने यहाँ पर आप देखोगे तो जॉइंट वेंचर्स किए हैं। और इसके अलावा जो को मार्केटिंग भी करते हैं, यानी 2 अलग अलग कंपनीज यानी एक पीआई इंडस्ट्रीज और जो इंटरनेशनल इनोवेटर्स है वो इंडिया में आके उनके जो प्रोडक्ट है वो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में सेल करते हैं। और जो इन लाइसेंसिंग का वर्टिकल है उनका डोमेस्टिक बिजनेस सेगमेंट में, उसमें आप देखोगे तो ऑलरेडी पीआई इंडस्ट्रीज जो ग्लोबल इनोवेटर्स के लिए अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स है जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनका वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। और ये जो बिजनेस सेगमेंट है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है उनके डोमेस्टिक बिजनेस सेगमेंट में, जो लगभग 65% का है। इसके बाद में पीआई इंडस्ट्रीज ने जो रिसर्च और डेवलपमेंट में क्या एक्सपेंस किया है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू, इसके डिटेल्स देखेंगे। तो जनरली आप देखोगे तो जो एक अच्छी कंपनी होती है वो थोड़ा R&D पे ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि जितना वो कंपनी का R&D ज्यादा होगा वो उतने ही जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है जो ग्लोबल इनोवेटर इनको देते हैं उनको स्टेबल कर सकते हैं और मास लेवल पे उसका प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो 2013 में टोटल जो स्पेंड था R&D में वो सिर्फ 8.7 करोड़ का था, जो टोटल रेवेन्यूज का 0.66% था। 2014 और 15 में भी आप देखो तो ज्यादा एज अ परसेंटेज उन्होंने एक्सपेंस नहीं किया था R&D के लिए, पर 2016 से आप देखोगे तो ये जो स्पेंड है वो काफी बढ़ गया, 81 करोड़ का हो गया। 2017 में 87%, जो टोटल रेवेन्यूज का 3.68% था। और 2020 में 115 करोड़ का टोटल उन्होंने एक्सपेंस किया था R&D में, जो टोटल उनका जो रेवेन्यूज है उसका 3.7% का है। यानी जैसे जैसे आगे जाके उन्होंने बिजनेस में डेवलप किया वैसे ही उनका जो टोटल R&D का स्पेंड है वो करोड़ में भी इंक्रीज हो गया, और इसके अलावा टोटल आप देखोगे तो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यूज वो भी काफी इंक्रीज हो गया। इसके बाद में अभी हम पीआई इंडस्ट्रीज ने जो कैपेक्स किए हैं या इसके अलावा उनके ऑपरेटिंग लेवल के कैश फ्लोज क्या है
और ऑपरेटिंग लेवल के कैश फ्लोज माइनस कैपेक्स यानी उनके फ्री कैश फ्लोज कितने हैं इसके डिटेल्स देखेंगे। तो जैसे कि आप 2012 में देखोगे तो उनके ऑपरेटिंग लेवल के कैश फ्लो सिर्फ 101 करोड़ के थे, जो 2020 में इंक्रीज हो गए 698 करोड़ के हो गए। और इसके अलावा कैपेक्स आप देखोगे तो रिसेंटली उन्होंने बहुत बड़ा एक कैपेक्स किया था, लगभग 1107 करोड़ का किया था। तो ये जो कैपेक्स है उसमें से लगभग 450 करोड़ का उनका बेसिकली एक्विजिशन था जो उन्होंने 2020 ईयर में किया था। और इसके अलावा उन्होंने कुछ प्लांट से अलग अलग, जैसे कि जंबूसर में उन्होंने अलग प्लांट लाया था, और इसके अलावा पनोली गुजरात में भी जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स है उसमें उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे और उन्होंने डी बॉटलनेकिंग भी किया था। अभी हम उनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स के डिटेल देखते हैं और प्रॉफिट मार्जिन के भी डिटेल देखेंगे, और बाद में उनके जो प्रॉफिट मार्जिन में अफेक्ट हुआ है 2016 टू 2018, इसका जो रीजन था बेसिकली मर्जर और एक्विजिशन का, उसके भी डिटेल देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो 2011 में पीआई इंडस्ट्रीज का जो बेसिकली टोटल प्रॉफिट था वो सिर्फ 65 करोड़ का था, और जो 2020 में 457 करोड़ का हो गया है, यानी काफी उन्होंने उनके जो प्रॉफिट है उसमें इंक्रीज किया है। इसके कंपैरिजन में आप उनके मार्जिन्स देखोगे तो लगभग उनके जो मार्जिन्स है पैट लेवल के वो 13 to 14% के थे। 2017 में आपको उनके जो मार्जिन्स है पैट लेवल के वो काफी ज्यादा दिखाई देंगे, लगभग 20% दिखाई देंगे, क्योंकि ये साल में क्या हुआ था कि उनके जो बेसिकली जंबूसर में प्लांट है जो एक SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसके वजह से क्या हुआ था कि उनके जो प्लांट से अलग अलग प्लांट लगाए थे उन्होंने, तो उनको टैक्स में एग्जेम्पशन मिल गया था, और टैक्स में एग्जेम्पशन मिलने की वजह से उनके जो टोटल प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो बूस्ट हो गए थे। और ये जो एग्जेम्पशन था 100% का एग्जेम्पशन था पहले 5 इयर्स में, और नेक्स्ट जो 5 इयर्स है उसके लिए उनका जो टैक्स में एग्जेम्पशन है वो लगभग 50% का है। इसीलिए ये एक साल के लिए उनके जो प्रॉफिट्स है वो काफी इंक्रीज हो गए थे, और इसीलिए आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से जो मार्जिन वो काफी ज्यादा दिखाई देंगे। पर यदि आप 2017 से 2018 और 19 को कंपेयर करोगे उनके टोटल प्रॉफिटेबिलिटी में, तो ये जो उनका प्रॉफिटेबिलिटी वो एक बेसिकली फ्लैट प्रॉफिटेबिलिटी था। ज्यादा यहाँ पर उन्होंने उनके जो प्रॉफिट से वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे आप देखोगे तो एक्विजिशन चल रहे थे, यानी मर्जर और एक्विजिशन चल रहे थे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर 3 बड़े जो है वो मर्जर और एक्विजिशन हुए थे, जैसे कि बेयर और मोन्सेंटी का आप देखोगे तो एक मर्जर हुआ था। इसके अलावा सिंजेंटा और केम चाइना का एक एक्विजिशन हुआ था, और थर्ड सबसे बड़ा जो एक्विजिशन था वो आप देखोगे तो डुपॉन्ट और डाउ केमिकल्स का था। और ये जो एक्विजिशन चल रहे थे इसके वजह से क्या हो गया था, उनके पास ऑर्डर बुक तो था, जो उनका CSM का बिजनेस सेगमेंट है, कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस सेगमेंट, उसके रिलेटेड ऑलरेडी उनके पास काफी अच्छा ऑर्डर बुक था। लगभग आप देखो तो $1 बिलियन से भी ज्यादा ऑर्डर बुक अवेलेबल था, पर यहाँ पर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये जो ग्लोबल इनोवेटर्स है उन्होंने उनका जो ऑर्डर बुक है वो थोड़ा डिले कर दिया था, और इसीलिए उसका जो इफेक्ट है उनके रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी में आया था। इसके अलावा आप देखो तो 2015, 16 और लगभग 2017 ये तीनों साल में इंडिया में ड्रॉट हो गया था, और इसीलिए उनका जो डोमेस्टिक बिजनेस सेगमेंट है वो काफी अफेक्ट हो गया था। तो ये जो इंडिया का एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है, और इससे डाइवर्सिफाई करने के लिए मयांक सिंघल इन्होंने 2008-2009 में ये डिसाइड किया कि मेजर जो उनका फोकस होगा वो एक्सपोर्ट में होगा, और इसीलिए उन्होंने CSM ये जो बिजनेस सेगमेंट है इससे काफी ज्यादा फोकस किया, और इसका जो आउटकम है वो आप देखो तो काफी अच्छा रहा, जिससे उनके जो रेवेन्यूज है और उनके जो प्रॉफिट्स है वो काफी बूस्ट हो गए। रिसेंटली आप देखोगे तो उनके बिजनेस में थोड़े इश्यूज भी आ गए थे, क्योंकि चाइना में आप देखोगे तो जो प्लांट्स है वो शट डाउन हो रहे थे। जैसे कि आपको पता होगा कि चाइना ने ब्लू स्काई पॉलिसी जो है उसका लॉन्च किया था, और इसके वजह से जो जनरली केमिकल सेक्टर के प्लांट्स है वो काफी शट डाउन हो गए थे। तो इंडियन जो भी एग्रोकेमिकल के मैन्युफैक्चरर्स है उनके जो बेसिक रॉ मटेरियल्स है वो चाइना से बेसिकली वो इंपोर्ट करते हैं, और इसी वजह से पीआई इंडस्ट्रीज का जो प्रॉफिटेबिलिटी है 2017 और 18 में वो थोड़ा हिट हुआ था। पर बाद में आप देखोगे तो पीआई इंडस्ट्रीज ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया, यानी ये जो रॉ मटेरियल लगते हैं उनको बेसिकली इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चर करने के लिए या AI मैन्युफैक्चर करने के लिए जो इंटरमीडिएट्स लगते हैं वो बेसिकली उन्होंने खुद ने ही शुरू कर दिया मैन्युफैक्चरिंग करना, या उन्होंने अल्टरनेट सोर्सेज जो है इंडिया में, यानी इंडिया में जो अलग अलग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है बेसिक केमिकल जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनके साथ टाई अप कर लिया, यानी ये जो रिस्क था बिजनेस का वो उन्होंने काफी रिड्यूस कर दिया। तो फिलहाल में आप देखो तो जो मेजर रिस्क है कंपनी में वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड बेसिकली उनका पोर्टफोलियो है, क्योंकि एक्चुअल में उनका जो CSM बिजनेस सेगमेंट है वो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है उनके टोटल प्रॉफिटेबिलिटी या टोटल रेवेन्यूज में, और इसमें से भी आप देखोगे तो जो मेजर 5 मॉलिक्यूल्स है वो लगभग टोटल बिजनेस का 70% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो यदि आगे जाके सपोज पीआई इंडस्ट्रीज और जो ग्लोबल इनोवेटर है उनके रिलेशन में कुछ इशू आ गया तो मे बी यहाँ पर पीआई इंडस्ट्रीज को थोड़ा सफर होना पड़ेगा। पर यदि आप देखो तो ये जो ग्लोबल इनोवेटर्स है उनके लिए जो मैन्युफैक्चरर्स है वो एट द मैक्स 1 या 2 होते हैं, या कुछ रेयर केसेस में ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देखोगे तो एंट्री बैरियर्स काफी ज्यादा है ये इंडस्ट्री में। कोई भी नया जो मैन्युफैक्चरर है वो इतना इजीली ये इंडस्ट्री में आ नहीं सकता। जो ग्लोबल इनोवेटर्स है वो काफी एक्सपेंस करते हैं या काफी खर्चा करते हैं उनका जो मॉलिक्यूल है वो उसका डेवलपमेंट। तो यदि आप ओवरऑल पीआई इंडस्ट्रीज का बिजनेस मॉडल देखोगे तो वो काफी एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा एक्सपोर्ट पे फोकस किया है। जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है वो आप देखोगे तो वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो इंडस्ट्री है वो काफी फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है और इसके अलावा वो काफी सिक्लिकल भी है, जो बेसिकली एक्सपोर्ट में नहीं होता। और एक्सपोर्ट या सीएसएम बिजनेस सेगमेंट में आप देखो तो और एक एडवांटेज आ जाता है, जो बेसिकली उनको ऑलरेडी ऑर्डर बुक मिल जाती है, यानी उनको पता होता है कि फ्यूचर में उनको कितने जो रेवेन्यूज है वो आने वाले हैं, इसके लिए उनको एक कंफर्मेशन मिल जाता है, जो आप देखोगे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में नहीं होता। पर फिलहाल में आप देखो तो स्टॉक प्राइस जो है वो काफी इंक्रीज हो गया है। जो वैल्यूएशंस भी आप देखोगे तो ये जो स्टॉक है वो लगभग 60 के पी पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी आप देखो तो 6 to 7 के आसपास है। तो इसका एक रीजन ये हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर के जो कैश फ्लोज होंगे वो आप देखो तो फार्मा सेगमेंट, ये एक नया सेगमेंट कंपनी के लिए ओपन हो रहा है, तो जो कैश फ्लोज है वो काफी बढ़ सकते हैं और इसीलिए जो मार्केट है वो फुल्ली प्राइस कर रहा है ये स्टॉक को। तो यदि आपको लगता है कि पीआई इंडस्ट्रीज के जो फ्यूचर के कैश फ्लोज होंगे वो काफी अच्छे हो सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ग्रोथ आने से, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यूएशन है फ्यूचर को कंसीडर करके तो वो थोड़े फेयर वैल्यूएशन लग सकते हैं। पर फिलहाल में मैं अभी के लिए वेट कर रहा हूँ। मेरा ये स्टॉक में कोई भी पोजीशन मैंने यहाँ पर लिया नहीं है। सपोज ये जो स्टॉक है उसमें कुछ करेक्शन आता है तो फ्यूचर में ये जो स्टॉक है मैं मेरे पोर्टफोलियो के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में हमने कंप्लीट जो डिस्कशन किया उससे काफी हेल्प मिल जाएगा।